दोपहर के 3:15 दिल्ली का लक्ष्मी नगर। मेडिकल स्टोर का शटर जब बंद हुआ तो आर्यन ने एप्रन उतार कर काउंटर के नीचे रखा और अपना थैला उठाया। रमेश जी दवाइयों का हिसाब लिख रहे थे। उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा कि कल सुबह थोड़ा जल्दी आना, एक बड़ी डिलीवरी आने वाली है। आर्यन ने हाँ कहा और बाहर निकल गया। बाहर धूप तेज थी। अगस्त की दिल्ली में इस वक्त की धूप सीधी आंखों में घुसती है। आर्यन ने एक हाथ से आंखें ढकी और बाइक की तरफ बढ़ा। बाइक गर्म थी, धूप में खड़ी थी 3 घंटे से। सीट पर हाथ रखा तो जल गया। उसने थैले से एक पुराना कपड़ा निकाला, सीट पोंछी और बैठ गया। ये सब उसने बिल्कुल उसी तरह किया जैसे रोज करता था। जेब में 12,000 करोड़ की चाबी थी और हाथ में पुराना गंदा कपड़ा। बाइक स्टार्ट हुई और वो चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले वो चाबी निकाली और अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में रखी, एक पुरानी किताब के पीछे। किताब का नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था, बीकॉम पहले साल की। उस किताब को उसने 3 साल से नहीं खोला था। कोई उसे छूने की जहमत नहीं उठाएगा। फिर वो खाट पर बैठ गया। दिमाग में विचारों की कोई भीड़ नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक शांति थी। वैसी शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है, जब हवा रुक जाती है, जब पत्ते हिलना बंद हो जाते हैं, जब सब कुछ बहुत ज्यादा स्थिर लगने लगता है। उसने आंखें बंद की। 7 साल। 7 साल पहले वो 15 का था। उस उम्र में जब बाकी लड़के वीडियो गेम्स खेल रहे थे, स्कूल ट्रिप्स पर जा रहे थे, दोस्तों के साथ घूम रहे थे, उस उम्र में आर्यन मल्होत्रा को एक बड़े कमरे में बुलाया गया था। उस कमरे में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, विश्वथ मल्होत्रा, आर्यन के दादा, जिन्हें उसने उससे पहले सिर्फ 2 बार देखा था, दोनों बार दूर से। उस दिन विश्वनाथ ने उससे सीधी बात की थी। कोई भूमिका नहीं, कोई प्यार नहीं, बस एक सौदा। उन्होंने कहा था कि मल्होत्रा परिवार में कमजोर इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा था कि पैसा इंसान को बनाता नहीं, बिगाड़ता है। इसलिए जो वारिस बनेगा उसे पहले खुद को बनाना होगा, बिना पैसे के, बिना नाम के, बिना किसी सहारे के। 7 साल। अगर आर्यन यह कर लेगा तो सब कुछ उसका। अगर नहीं कर पाया या किसी को बताया तो सब कुछ परिवार के किसी और हिस्से में चला जाएगा। आर्यन 15 साल का था। उसने एक पल सोचा और हाँ कर दी। उस दिन के बाद से उसने कभी पीछे नहीं देखा। माँ को नहीं बताया। माँ जानती थी या शायद अंदाजा था, लेकिन उन्होंने भी कभी सीधे नहीं पूछा। शायद वो भी इस परीक्षा का हिस्सा थी। शायद उन्हें भी कहा गया था कि चुप रहो। आर्यन ने कभी पूछा नहीं। पिता के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता था, बस इतना कि वो थे नहीं। यह सोचते सोचते कब आंख लग गई उसे पता नहीं चला। जब आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी। किसी ने ऊपर वाले कमरे में तेज आवाज में गाना लगाया था, पुराना फिल्मी गाना। नीचे से किसी ने आवाज लगाई कि आवाज कम करो। आर्यन उठा। उसने फोन देखा। राहुल के 2 मिस्ड कॉल्स और एक व्हाट्सएप मैसेज था। मैसेज में लिखा था, यार कल कॉलेज में मिलते हैं ना, बात करनी है। आर्यन ने मैसेज पढ़ा और रख दिया। जवाब नहीं दिया। राहुल जानता था कि आर्यन कभी कभी जवाब नहीं देता, उसे आदत थी। शाम को आर्यन ने खाना बनाया, 2 रोटी और दाल, गैस के छोटे से चूल्हे पर। यह उसकी रोज की रूटीन थी। कभी कभी सब्जी होती थी, कभी कभी नहीं। आज नहीं थी। उसने दाल में थोड़ा नमक डाला, रोटी सेंकी और खा लिया। खाते वक्त उसने फोन नहीं देखा, टीवी नहीं था कमरे में, बस वो और खाना। खाना खाकर उसने बर्तन धोए। यह सब करते वक्त उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कल। कल कॉलेज था, आखिरी साल का पहला दिन, बीकॉम तीसरा साल। और इस बार वो जानता था कि ये उसका आखिरी साल है। सिर्फ पढ़ाई का नहीं, इस पूरी जिंदगी का भी। इस कमरे का, इस बाइक का, इस रूटीन का। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं बदलेगा कुछ। उसने यह फैसला उसी शाम यमुना किनारे किया था, जब चाबी हाथ में लेकर बैठा था। उसने सोचा था कि अगर वो अचानक सब बदल दे, कमरा छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, बड़े कपड़े पहन ले, तो क्या होगा? क्या वो वही इंसान रहेगा जो 7 साल में बना है, या फिर से कुछ और बन जाएगा? उसे नहीं पता था। इसलिए उसने तय किया कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। रात को सोने से पहले उसने दीनानाथ को एक मैसेज किया, कल बैंक चलेंगे।
सुबह 9 बजे दीनानाथ का जवाब 2 मिनट में आया। जी, बस। अगली सुबह 9 बजे आर्यन वसंत विहार पहुंचा। दीनानाथ तैयार खड़े थे। एक पुरानी सफेद अम्बासडर कार बाहर खड़ी थी। ड्राइवर पहले से बैठा था। दीनानाथ ने आर्यन को देखा। वही पुराने कपड़े, वही चप्पल, और कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में बैठ गए। बैंक दक्षिण दिल्ली में था। रास्ते में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। दीनानाथ एक फाइल देख रहे थे। आर्यन खिड़की के बाहर देखता रहा। दिल्ली की सड़कें सुबह के वक्त अलग लगती हैं। भीड़ है, लेकिन रात वाला सन्नाटा अभी पूरी तरह गया नहीं होता। दुकानें खुल रही हैं, चाय की भाप उठ रही है, स्कूल के बच्चे बस का इंतजार कर रहे हैं। आर्यन यह सब देखता रहा। बैंक एक बड़ी इमारत में था। मार्बल का फर्श, ठंडी हवा, सुरक्षा गार्ड। दीनानाथ यहाँ पहले भी आए थे। सब उन्हें जानते थे। मैनेजर खुद आगे आया, हाथ मिलाया, आर्यन को देखा। एक पल के लिए नजर रुकी उसके कपड़ों पर, फिर प्रोफेशनल स्माइल आ गई। लॉकर रूम में जाकर दीनानाथ ने एक तरफ खड़े होकर इशारा किया। आर्यन ने जेब से चाबी निकाली। लॉकर नंबर था A117। चाबी घुमाई, दरवाजा खुला। अंदर एक बड़ा लिफाफा था। उसने निकाला, खोला। कागजात थे, बहुत सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के पेपर्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स। ये सब देखने में 10 मिनट लगे। आर्यन ने एक एक कागज उठाया, पढ़ा, रखा। दीनानाथ चुपचाप खड़े रहे। सबसे नीचे एक और चिट्ठी थी। यह चिट्ठी विश्वनाथ की नहीं थी। यह किसी और के हाथ की लिखावट थी। आर्यन ने पढ़ी। पढ़ते पढ़ते उसके हाथ एक पल के लिए रुके। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, माफ करना, ये सब तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाया। जब तुम यह पढ़ रहे होगे, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मल्होत्रा परिवार में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। एक बात याद रखना, दीनानाथ पर भरोसा करना, लेकिन परिवार के बाकी लोगों पर नहीं। तुम्हारा पिता। आर्यन ने चिट्ठी 3 बार पढ़ी। फिर उसने दीनानाथ की तरफ देखा। दीनानाथ की आंखें नीचे थीं। आर्यन ने पूछा, यह चिट्ठी कब रखी गई थी? दीनानाथ ने कहा, 3 साल पहले। आर्यन ने पूछा, उन्होंने खुद रखी थी? दीनानाथ ने कहा, हाँ। आर्यन ने पूछा, वो अभी कहाँ है? दीनानाथ ने एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, यह मुझे नहीं पता। कमरे में कुछ देर के लिए सिर्फ एसी की आवाज रही। आर्यन ने चिट्ठी वापस लिफाफे में रखी, सारे कागजात वापस रखे, लॉकर बंद किया, चाबी जेब में डाली और बाहर निकल गया। गाड़ी में वापस बैठते वक्त उसने दीनानाथ से सिर्फ इतना कहा, आज के लिए बस, कल से काम शुरू करेंगे। दीनानाथ ने हाँ कहा। गाड़ी चली। आर्यन खिड़की के बाहर देखता रहा। दिल्ली की सड़कें वैसी थी, वही भीड़, वही धूप, वही शोर। लेकिन अब उसके दिमाग में एक नया सवाल था। एक ऐसा सवाल जो 12,000 करोड़ से भी बड़ा था। उसके पिता कहाँ थे? और परिवार के बाकी लोगों से क्यों दूर रहना था? सुबह के 8 बजकर 5 मिनट, दिल्ली का लक्ष्मी नगर। आर्यन की आंख अलार्म से पहले खुली। यह उसकी पुरानी आदत थी। शरीर खुद जाग जाता था। 7 साल में कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी थी। आंख खुलती थी, छत दिखती थी, पंखा घूमता था, घर, 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 और फिर वो उठ जाता था। आज भी यही हुआ। लेकिन आज उठने के बाद वो कुछ देर खाट पर बैठा रहा। कल की चिट्ठी अभी भी दिमाग में थी। उसके पिता की लिखावट जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी, जैसे लिखते वक्त हाथ स्थिर नहीं था, या शायद जल्दी में लिखा था, या शायद डर में। आर्यन ने अलमारी खोली। वो चिट्ठी उसने कल रात भारतीय अर्थव्यवस्था वाली किताब के अंदर रख दी थी, चाबी के साथ। उसने किताब निकाली, खोली। चिट्ठी वहीं थी। उसने एक बार और पढ़ी, हर शब्द, हर लाइन। मल्होत्रा परिवार में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसने किताब बंद की और वापस रख दी। आज कॉलेज था, आखिरी साल का पहला दिन, और उसके पास अभी इस चिट्ठी के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया, वही कपड़े पहने, हल्के भूरे रंग की प्लेन शर्ट, काली जीन्स, पुरानी चप्पल, बाल ठीक नहीं किए, थैले में किताबें डाली, नीचे उतरा। रामदीन की चाय, 2 रुपए, एक घूट, और बाइक स्टार्ट हो गई। कॉलेज का नाम था दिल्ली प्राइवेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। लक्ष्मी नगर से 3 किलोमीटर। एक पुरानी इमारत, पीली दीवारें,
बाहर एक बड़ा सा गेट जिस पर कॉलेज का नाम लिखा था। गेट के बाहर हमेशा चाट और मोमो के ठेले लगते थे। सुबह वो ठेले लग रहे थे। आर्या ने बाइक पार्क की। अंदर घुसते ही उसे पहली जो चीज दिखी वो थी नोटिस बोर्ड के पास खड़ा राहुल। राहुल को देखते ही आर्यन के चेहरे पर पहली बार उस सुबह कुछ बदला। ज्यादा नहीं, बस आंखों में एक हल्की सी पहचान आई। राहुल ने आर्यन को देखा और तुरंत हाथ हिलाया, फिर तेज कदमों से आगे बढ़ा। राहुल की आदत थी कि वो हमेशा थोड़ा ज्यादा उत्साह में रहता था। उसकी आवाज हमेशा थोड़ी ऊंची थी। उसके कपड़े हमेशा थोड़े रंगीन थे। आज उसने नारंगी रंग की शर्ट पहनी थी, जो भीड़ में भी दिख जाए। उसके गाल भरे थे, आंखें छोटी थी, और जब वो हंसता था तो उसकी हंसी आसपास के 3 कमरों तक सुनाई देती थी। राहुल ने आर्यन के कंधे पर हाथ मारा और पूछा कि कैसा है। आर्यन ने कहा, ठीक। राहुल ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से पूछा, स्नेहा वाली बात सुनी थी, सच है? आर्यन ने हाँ कहा। राहुल ने कहा, यार कुछ बोला क्यों नहीं? आर्यन ने कहा, बोलने वाली बात नहीं थी। राहुल को और कुछ कहना था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर वो भाव था जो राहुल 3 साल से जानता था। जब वो भाव आता था तो मतलब होता था कि बात यहीं खत्म। राहुल ने टॉपिक बदल दिया। उसने बताया कि इस साल एक नया प्रोफेसर आया है, इकोनॉमिक्स का। बहुत स्ट्रिक्ट है। पहले ही दिन अटेंडेंस शीट लेकर आता है, और यह भी बताया कि कॉलेज फेस्ट इस साल अक्टूबर में है, कमेटी बन रही है, विक्रम का नाम आगे है। आर्यन सुनता रहा। दोनों कॉरिडोर में चलते रहे। तभी सामने से विक्रम आता दिखा। विक्रम की चाल हमेशा सीधी थी, कमर सीधी, कंधे सीधे, नजर सामने। लंबा था, पतला था, चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता थी जो कभी-कभी लोगों को अजीब लगती थी। लेकिन जो उसे जानते थे, वो समझते थे कि यह गंभीरता नकली नहीं है, यह उसका स्वभाव है। विक्रम ने आर्यन को देखा। दोनों की नजरें मिली। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार सिर हिलाया। आर्यन ने भी सिर हिलाया। यही उन दोनों का तरीका था, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी पीछे से नीतीश आया, हेडफोन्स गले में लटके, हांफते हुए जैसे दौड़ कर आया हो। नीतीश छोटे कद का था, 5 फुट 3, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता था। उसकी खासियत यह थी कि वो कॉलेज की हर बात जानता था। कौन किससे मिल रहा है, किसका किससे झगड़ा हुआ, कौन सा प्रोफेसर किस बात पर नाराज है, उसे यह सब कैसे पता चलता था, यह कोई नहीं जानता था। नीतीश ने आते ही कहा, यार सुना, रुद्रांश ने इस साल नई गाड़ी लाई है, BMW। सीधे कॉलेज के मेन गेट पर खड़ी की। सब देख रहे थे। राहुल ने कहा, तो? नीतीश ने कहा, तो कुछ नहीं, बस बता रहा था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। रुद्रांश सिंघानिया का नाम सुनकर उसके चेहरे पर कुछ नहीं बदला, न नाराजगी, न कड़वाहट, बस वही शांत, सपाट एक्सप्रेशन। चारों क्लास की तरफ बढ़ गए। बी काम तीसरे साल की क्लास तीसरी मंजिल पर थी। रूम 301, पुराना कमरा, पुरानी बेंचेस, खिड़कियां जो ठीक से बंद नहीं होती थीं। गर्मियों में एसी नहीं चलता था क्योंकि कॉलेज का बजट कम था। पंखे चलते थे, तेज आवाज वाले। आर्यन हमेशा पीछे की तरफ बैठता था, आखिरी से दूसरी रो, खिड़की के पास। आज भी वहीं बैठा। धीरे धीरे क्लास भरने लगी। आर्यन ने देखा कि स्नेहा आई है। वो सामने की तरफ बैठी, लेफ्ट साइड में। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, बाल खुले थे। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां थीं जो उससे कुछ बात कर रही थी। स्नेहा ने एक बार पीछे की तरफ नजर डाली, आर्यन की तरफ। एक पल के लिए नजरें मिली। आर्यन ने नजर नहीं हटाई, स्नेहा ने हटा ली। कुछ देर बाद रुद्रांश आया। वो हमेशा थोड़ी देर से आता था, जैसे जानबूझकर, ताकि सब देखे कि वो आया है। आज उसने एक्सपेंसिव वॉच पहनी थी जो दूर से चमक रही थी। उसके पीछे 2 और लड़के थे, उसके हमेशा के साथी। रुद्रांश ने क्लास में घुसते ही चारों तरफ एक नजर डाली। जब नजर आर्यन पर पड़ी तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जो इंसान तब मुस्कुराता है जब सामने वाले को छोटा महसूस कराना हो। आर्यन ने उसे देखा। कुछ नहीं हुआ। रुद्रांश थोड़ा रुका, जैसे उसे उम्मीद थी कि आर्यन नजर हटाएगा। लेकिन आर्यन ने नजर नहीं हटाई। वो बस देखता रहा, शांत, स्थिर, बिल्कुल वैसे जैसे कोई दीवार को देखता है। रुद्रांश ने नजर हटाई और आगे चला गया। नीतीश ने आर्यन के कंधे को धीरे से कोहनी मारी और धीरे से कहा, सीन। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर आए, नए वाले, इकोनॉमिक्स के। उनका नाम था प्रोफेसर अग्रवाल। उम्र 50 के करीब, चश्मा, सफेद शर्ट। उन्होंने आते ही अटेंडेंस शीट निकाली, जैसा नीतीश ने बताया था। नाम पुकारे जाने लगे। आर्यन मल्होत्रा। हाँ सर। प्रोफेसर अग्रवाल ने एक पल ऊपर देखा, आर्यन की तरफ, फिर वापस शीट में। क्लास शुरू हुई।
आर्यन ने लिखा, ध्यान से सुना। यह उसकी पुरानी आदत थी। क्लास में जो होता था वो पूरी तरह होता था। बाहर की बातें बाहर। लेकिन क्लास के बीच में एक बार उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। बाहर कॉलेज का कंपाउंड था। एक पेड़ था, पुराना पीपल। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई थी। पत्ते हिल रहे थे। आर्यन ने उस पेड़ को देखा। 7 साल पहले भी यही पेड़ था। पहले दिन भी उसने इसी खिड़की से ही इसे देखा था। तब वो छोटा था, अब बड़ा था। पेड़ भी थोड़ा बड़ा हो गया था। लंच ब्रेक में चारों दोस्त कैंटीन में बैठे। राहुल ने खाना मंगाया। नीतीश ने कॉलेज की नई गॉसिप शुरू की। किसी नई लड़की के आने की बात, नए प्रोफेसर की स्ट्रिक्टनेस की बात, फेस्ट कमेटी की पॉलिटिक्स की बात। विक्रम चुपचाप खाता रहा। आर्यन भी चुप था। तभी कैंटीन के दूसरे कोने में स्नेहा आई, रुद्रांश के साथ। दोनों साथ बैठे। रुद्रांश ने उसके लिए खाना ऑर्डर किया। स्नेहा हंस रही थी। राहुल ने एक बार आर्यन की तरफ देखा। आर्यन खाना खा रहा था। उसकी नजर उस तरफ नहीं गई। राहुल ने कुछ नहीं कहा। दोपहर की क्लासेस खत्म होने के बाद आर्यन सीधे बाइक की तरफ गया। राहुल ने पूछा कि कहीं चलते हैं क्या, चाय पीते हैं। आर्यन ने कहा कि नहीं, काम है। राहुल ने कहा, यार हर रोज काम, कभी तो चल। आर्यन ने कहा, कल। राहुल जानता था कि कल का मतलब शायद कल नहीं होगा, लेकिन उसने हाँ कह दिया। आर्यन बाइक लेकर निकल गया। लेकिन आज वो मेडिकल स्टोर नहीं गया। आज वो सीधे वसंत विहार गया। दीनानाथ से एक जरूरी बात करनी थी। बंगले में पहुंचकर उसने दीनानाथ को वो चिट्ठी दिखाई, पिता वाली। दीनानाथ ने चिट्ठी हाथ में ली, पढ़ी, रखी। उनका चेहरा बदला नहीं। आर्यन ने पूछा, आप सब जानते हैं। यह सवाल नहीं था, बयान था। दीनानाथ ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, कुछ बातें हैं जो वक्त आने पर बताई जाएंगी। आर्यन ने कहा, वक्त मैं तय करूंगा। दीनानाथ ने उसे देखा। पहली बार उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक हल्की सी हैरानी, जैसे उन्हें यकीन नहीं था कि यह लड़का इतनी सीधी बात करेगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आज नहीं, आज बहुत जल्दी है। आर्यन ने कहा, कब? दीनानाथ ने कहा, एक हफ्ते में, जब तुम तैयार हो। आर्यन उठा। जाते जाते उसने एक और सवाल किया, मल्होत्रा परिवार के बाकी लोग, वो कहाँ हैं? दीनानाथ ने कहा, मुंबई में। आर्यन ने कहा, क्या उन्हें पता है मेरे बारे में? दीनानाथ ने एक पल रुककर जवाब दिया, हाँ, उन्हें पता है। आर्यन ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। बाइक पर बैठते वक्त उसने एक बार आसमान की तरफ देखा। शाम हो रही थी। आसमान नारंगी था। दूर कहीं कोई पतंग उड़ रही थी, अकेली। उसने बाइक स्टार्ट की। दिल्ली की शाम उसे वापस लक्ष्मी नगर ले जा रही थी। लेकिन अब एक बात तय हो गई थी। मल्होत्रा परिवार के बाकी लोग मुंबई में थे और वो जानते थे कि वो है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।